हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, जो कि संविधान के भाग 6 में है और आर्टिकल 168 में इसकी व्यवस्था की गई है। हर स्टेट का या किसी भी स्टेट का स्टेट लेजिस्लेचर जो है दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि आर्टिकल 169 में इसकी व्यवस्था की गई है, और लेजिस्लेटिव असेंबली जिसकी व्यवस्था 170 में किया गया है। लेजिस्लेटिव काउंसिल की जहाँ तक बात है तो ये जो है हर स्टेट में नहीं है, ओनली 6 स्टेट्स में ही है। केंद्र में, सेंटर में जो है द्विसदनीय जो व्यवस्था है, द्विसदनीय व्यवस्था, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919 यानी कि जिसको हम लोग चेम्सफोर्ड एक्ट के नाम से भी जानते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, उसी एक्ट में केंद्र में द्विसदन की व्यवस्था की गई थी, जिसमें कि हम लोग जानते हैं लोकसभा और राज्यसभा। और स्टेट में जो है द्विसदनीय व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जिन स्टेट्स में जनसंख्या ज़्यादा थी उन स्टेट्स में द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी। यानी कि उस वक्त 11 प्रांतों में से सिर्फ कुछ ही प्रांतों में, 6 या 7 प्रांतों में ही सिर्फ द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी। प्रेजेंट टाइम में भारतीय संविधान के अनुसार सिर्फ 6 स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यानी कि दो सदन वाले विधानमंडल हैं, जिसमें बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। इन्हीं 6 स्टेट में बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, इन्हीं 6 स्टेट में अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल है। और उनके अलावा और किसी दूसरे स्टेट्स में अभी फ़िलहाल नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर में 2019 में इसको एबलिश कर दिया गया। ये जो 6 स्टेट्स दिख रहे हैं ये भारतीय संविधान के अनुसार था, और जबकि जम्मू कश्मीर में द्विसदनीय व्यवस्था जम्मू कश्मीर का अपना संविधान के अनुसार था, लेकिन इसे एबलिश कर दिया गया है। और जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। अभी इसे 2 यूटीज़ में डिवाइड कर दिया गया, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। सेंटर के तर्ज पे ही स्टेट लेजिस्लेचर में भी गवर्नर प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल जहाँ पर मौजूद होता है, प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली मिल करके स्टेट का लेजिस्लेचर फॉर्म होता है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली को। हम लोगों ने गवर्नर को फर्स्ट स्टेट को जब हम स्टार्ट किए थे तो गवर्नर को हमने देख लिया था। चलिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल 169 में और लेजिस्लेटिव असेंबली 170 प्लस 333 यानी कि जो एंग्लो इंडियन का प्रोविजन है इससे मिलकर के बनता है। तो हम देखते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगा, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकता, और इसमें मिनिमम 40। इसका अगर टर्म की बात करें कार्यकाल का तो ये 6 वर्ष का होता है। इसके लिए जो मिनिमम एज होना चाहिए वो 30 ईयर कंप्लीट होना चाहिए, और इसमें सेवानिवृत्ति जो है हर 2 साल में 1/3 प्रत्येक 2 वर्ष पर, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 नए मेंबर चुन के आते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल के अगर कॉम्पोजिशन की बात करें तो 1/3 MLAs के द्वारा चुना जाता है, 1/3 लोकल बॉडीज़ के द्वारा, लोकल बॉडीज जिसमें कि नगरपालिका, जिला बोर्ड, ETC होते हैं। 1/12 को टीचर्स के द्वारा चुना जाता है, जो कि सेकेंडरी लेवल के टीचर होते हैं, सेकेंडरी लेवल। 1/12 ग्रेजुएट के द्वारा चुने जाते हैं, जो कि 3 साल पहले ग्रेजुएट हो चुके हैं। और 1/6 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है, नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। तो हम लोगों ने देखा
कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है 169 में इसकी व्यवस्था की गई है, आर्टिकल 169 में इसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के टोटल नंबर का 1/3 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। मिनिमम 40 मेंबर्स हो सकते हैं। इसका जो टर्म है 6 ईयर का, इसके लिए जो अर्हता है 30 ईयर का, 30 ईयर कंप्लीट होना चाहिए। और इसकी सेवानिवृत्ति यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 मेंबर्स चुन के आते हैं, यानी कि 1/3 का सेवानिवृत्ति हो जाता है, सेवा खत्म हो जाता है। इसका कंपोजिशन की बात करें तो एमएलए के द्वारा 1/3 चुना जाता है, लोकल बॉडीज के द्वारा 1/3 चुना जाता है, टीचर्स के द्वारा 1/12 चुना जाता है, और ग्रेजुएट जो 3 साल पहले कंप्लीट कर चुके होते हैं वो 1/12, और गवर्नर के द्वारा 1/6 मेंबर्स का नॉमिनेशन होता है। आइए देखते हैं क्रिएशन एंड एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। आर्टिकल 169 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी स्टेट अपने विधानसभा में लेजिस्लेटिव असेंबली में आर्टिकल 368 यानी कि जो स्पेशल मेजॉरिटी का केस है के द्वारा अगर कोई प्रस्ताव पारित कर संसद से पार्लियामेंट से लेजिस्लेटिव काउंसिल के निर्माण या क्रिएशन या एबोलिशन के लिए आग्रह कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है, और पार्लियामेंट इसे सिंपल मेजॉरिटी से इसे पास कर या तो लेजिस्लेटिव असेंबली का गठन कर सकता है या फिर उसको समाप्त कर सकता है। और इस प्रक्रिया को संविधान संशोधन नहीं समझा जाता है, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है। आइए उसके बाद देखते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, आर्टिकल 170। इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली में मैक्सिमम स्ट्रेंथ 500, मिनिमम स्ट्रेंथ 60, मगर कुछ राज्यों में पार्लियामेंट या केंद्र सरकार कम सदस्य भी रख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, इन राज्यों में 30 मिनिमम सीट्स हैं, एंड जो कि मिनिमम सीट से भी कम है मिजोरम में 40 सदस्य होते हैं, यानी एमएलएस होते हैं। तो कुछ स्टेट्स में केंद्र सरकार कम सीटों की व्यवस्था भी कर सकती है। इसके अगर टर्म की बात करें तो ये 5 वर्षों के लिए होता है, और इमरजेंसी के केस में, इन केस ऑफ इमरजेंसी, या इसे एक्सटेंड किया जा सकता है या फिर रिजोल्व भी किया जा सकता है। लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है मिनिस्टर्स के मामले में इक्वल होते हैं इन टर्म्स ऑफ मिनिस्टर्स। और लेजिस्लेटिव असेंबली में इसके सदस्य बनने के लिए 25 ईयर होना चाहिए किसी भी सदस्य का। आइए अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के अध्यक्ष जो है विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली अपने सदस्यों में से ही चुनते हैं। अध्यक्ष का जो पद होता है वो लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा का जो कार्यकाल होगा उसके कार्यकाल के बराबर ही होता है। इसका पद रिक्त हो सकता है किन स्थिति में, अगर अध्यक्ष का जो सदस्यता है लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्यता समाप्त होने पर उपाध्यक्ष जो डिप्टी स्पीकर है उपाध्यक्ष को लिखित त्यागपत्र देने पर या लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष को हटाने संबंधी प्रस्ताव कुल सदस्यों के बहुमत से पारित कर देने पर, और यह प्रस्ताव 14 दिन के प्रायर नोटिस के द्वारा ही लाया जा सकता है, पूर्व सूचना पर ही सदन में लाया जा सकता है। चलो दोस्तों, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर के कुछ रिसेंट इवेंट हैं इसको थोड़ा देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में एक केस देखने को मिलता है जिसमें
जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उन्होंने एमएलएज को अयोग्य घोषित कर दिया। 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के लिए। इस केस में क्या हुआ था कि अध्यक्ष जो था विधानसभा का अरुणाचल प्रदेश में, उसी के खिलाफ यानी इसी को हटाने के लिए एक प्रस्ताव लेजिस्लेटिव असेंबली में आया हुआ था, यानी कि वो पास नहीं हुआ था, लंबित था। और उस केस में अध्यक्ष ने कुछ एमएलएज को अयोग्य घोषित कर दिया दल बदल कानून के तहत। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जब अध्यक्ष के खिलाफ अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रस्ताव आया हुआ है और वह भी पास नहीं हुआ, लंबित है, तो इस केस में वो किसी भी एमएलए को अयोग्य घोषित नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको इससे बचना चाहिए। पहले उसे अपना विश्वास प्राप्त करना चाहिए उसे सदन में, उसके बाद ही वह इस पावर का इस्तेमाल कर सकता है। ये हमें कुछ दिन पहले देखने को मिला था इस तरह का केस, जो कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। लेजिस्लेटिव असेंबली वर्सेस लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो स्थिति है वो लेजिस्लेटिव असेंबली की तुलना में, अगर से तुलना करते हैं तो ये कमज़ोर है। जिस तरह से सेंटर में लोकसभा और राज्यसभा हैं, कुछ एक केस में लोकसभा पावरफुल, कुछ एक केस में राज्यसभा पावरफुल है, और कुछ केस में दोनों इक्वल है। लेकिन यहाँ पे स्टेट की अगर बात करें तो यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो हमेशा लेजिस्लेटिव असेंबली के अधीनस्थ होते हैं, कमज़ोर होते हैं इसके रिस्पेक्ट में। इस तरह का पावर जो सेंटर में होता है स्टेट में ऐसा नहीं होता है। चलिए देखते हैं हम लोग, जिस तरह से सेंटर में होता है उसी तरह का प्रोसेस इसमें भी है। कुछ एक केस को छोड़कर, जैसे धन विधेयक के मामले में, मनी बिल के केस में इसे लेजिस्लेटिव असेंबली में ही पेश किया जा सकता है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इस पर ना तो संशोधन कर सकता है और ना ही इसे अस्वीकार कर सकता है, बल्कि और इसे 14 दिनों में ही वापस करना होता है। इसके अलावा अगर हम दूसरे मामलों में देखें तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के अधीन होते हैं, क्योंकि इसके मनी बिल के अलावा और दूसरे जो भी विधेयक होंगे, दूसरे जो भी बिल होंगे, उसे लेजिस्लेटिव काउंसिल 4 माह तक ही रोक सकता है, ओनली 4 मंथ, उससे ज़्यादा वो नहीं रोक सकता है। यहाँ पे स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर कोई बिल या कोई प्रस्ताव लेकर के आता है तो उसे लेजिस्लेटिव असेंबली अपने तत्काल प्रभाव से उसे कैंसिल कर सकता है, समाप्त कर सकता है, खत्म कर सकता है। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस लेजिस्लेटिव असेंबली के इच्छा पर निर्भर करता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो ना तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में भाग लेता है, ना तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेता है, और ना ही राज्यसभा के मेंबर्स के इलेक्शन में भाग लेता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो स्थिति सेंटर में लोकसभा और राज्यसभा के बीच है उससे कहीं कमज़ोर स्थिति है यहाँ पर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली के बीच में। यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली हमेशा ही पावरफुल है और उसी के इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि हम लोगों ने देखा आर्टिकल 169 में यह व्यवस्था दी गई है, अगर 368 के अंतर्गत अगर विधेयक पारित करता है, प्रस्ताव पारित कर देता है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल या तो खत्म हो जाएगा और गठन करना चाहेगा तो गठित हो जाएगा, इसलिए बहुत ही कमजोर होता है। अगर हम यूटीज़ की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश, तो ये जो यूटीज़ होते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में आते हैं, तथा ये केंद्र के साथ कोई संवैधानिक संबंध नहीं रखते हैं और ना ही केंद्र के साथ शक्तियों का विभाजन में भागीदारी होता है। यानी कि सेंटर के साथ यूटीज़ का कोई संवैधानिक संबंध नहीं है और सेंटर के साथ शक्तियों के विभाजन में भी भागीदारी नहीं करते हैं।
आइए हम लोग जानते हैं कि ये इतना सारा यूटीज क्यों बना हुआ है, हमारे देश में इतने सारे यूटीज क्यों बने हुए हैं। तो अगर अंडमान निकोबार की बात करें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो ये सामरिक कारण है इनके इस यूटीज पे बनने का। सामरिक कारण जो बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल तथा जो अरब सागर है, अरेबियन सी, इनके कारणों से ये अलग यूटीज बने हुए हैं। अगर पुडुचेरी की बात करें तो कानूनी कारणों से ये यूटीज बने हुए हैं, क्योंकि ये जो है फ्रेंच कॉलोनी था और मोरारजी देसाई इसे तमिलनाडु से मर्ज करना चाहते थे, लेकिन जो ऑपरेशन थे इसको डिक्लाइन कर दिया, तो ये इस कारण से ये एक यूटीज बन करके रह गए। अगर चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ जो है इसका यूटीज बनने का पॉलिटिकल कारण है। पॉलिटिकल क्या कारण है कि इसे पंजाब और हरियाणा दोनों इसका मांग करते हैं, इसलिए इसे यूटीज घोषित किया गया है। दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन द्वीप की अगर बात करें तो ये सांस्कृतिक कारणों से ये अलग है, ड्यू टू कल्चरल रीजन्स। और दिल्ली जो है नेशनल कैपिटल होने की वजह से ये यूटी बना हुआ है, यूटी घोषित किया गया है। देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है यूटीज का। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर किस तरह का है। हमारे देश का जो प्रेसिडेंट है सभी यूटीज का प्रशासनिक हेड होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, यानी कि वो प्रमुख होता है, तथा वो जो है राज्यपाल उपराज्यपाल के द्वारा राज्यपाल या प्रशासक के माध्यम से वहाँ पर प्रशासन चलाते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सारी यूटीज का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं और वो उपराज्यपाल या प्रशासक के द्वारा वहाँ पर अपना प्रशासन चलाते हैं। पंजाब के केस में, चंडीगढ़ के केस में पंजाब के जो गवर्नर है वो चंडीगढ़ का प्रशासक होता है। अगर लेजिस्लेटिव की अगर बात करें, विधायी ढांचा का, तो लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो दिल्ली एंड पुडुचेरी में लेजिस्लेटिव असेंबली मौजूद है। और जुडिशरी की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली ही एक ऐसा यूटी है जहाँ पर हाई कोर्ट मौजूद है। चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।